Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the function that how the Constituent Assembly has been adopted and how the Constituent Assembly has been framed. On the same series, further we'll discuss about that the principle of deliberation and some other topics in today's video. Let's have a look. Okay, if we talk about the principle of deliberation, so the most important thing is that not unsensefully our Constituent Assembly was being framed. There was a complete principle of deliberation that who will be the member of Constituent Assembly. देखिए just take a look over there. The authority of the Constituent Assembly does not comes only from the fact that it was broadly though not perfectly representative. ठीक है. It comes from the procedure it adopted from the frames the constitution and the value its member brought their deliberations. देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने थे या जो कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली की अथॉरिटीज थे वो केवल अपनी ब्रॉड वैल्यूज की वजह से या परफेक्शंस की वजह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने थे. They have comes with a proper procedure. There was a procedure that how the constituent assembly must be adopted. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन उनमें किसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है ये डिसीजन लेने के लिए एक प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन सिस्टम था कि कौन कौन से प्रोसीजर होंगे जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनेगा. इट इज डिजायर दैट द डाइवर्स सिचुएशन देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इट हैज बीन कंसीडर्ड दैट इफ द डाइवर्स सिचुएशन पीपल like the people who comes under the depressed class, they always get disadvantages. So for these things they keep in mind, and this type of the sections people is also being invited to be the member of this constituent assembly so that they can make a better constitutions that can give the benefits to each and every parts of the societal peoples. Okay, so this was all about each member deliberately upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. There were often डिसएग्रीमेंट अमंग्स द मेंबर्स. ठीक है, यानी ज़्यादातर जो मेंबर्स थे उनमें डिसएग्रीमेंट था, बट फ्यू आर डिसएग्रीमेंट्स कुड बी ट्रस्ट मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट. देयर वर अ लेजिस्लेट डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल. कौन कौन से मेन डिफरेंस है देखिए. एंड द डिफरेंस वर शुड इंडिया अडॉप्टेड अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. देखिए दो टाइप के या इंडिया जो एक जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स बने थे उन सारे मेंबर्स के माइंड में पूरे नेशन को लेके बहुत सारे थॉट्स थे, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट थॉट ये था कि क्या इंडिया एक सेंट्रलाइज गवर्निंग प्लान बनाएगा या वो डिसेंट्रलाइज बनाएगा. अब एक क्वेश्चन राइज होगा माइंड में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि गवर्नमेंट केवल एक होगी और पूरी कंट्री को गवर्न करेगी. डिसेंट्रलाइज का मतलब मल्टीपल गवर्नमेंट सिस्टम्स, जहां पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होंगे और अलग अलग जगह पे सेंट्रलाइज की जाएगी. एक स्पेसिफिक पावर को एक स्पेसिफिक सेंट्रलाइजेशन दे दिया जाएगा. ठीक है, तो ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन की कैटेगरीज में जाता है. अब ये एक सबसे बड़ा इशू था उन सबके माइंड में कि क्या इंडिया में जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज. सेकेंड थॉट क्या था, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर. अगर डिसेंट्रलाइज हो रही है यानी दो गवर्नमेंट बन रही है या उससे ज़्यादा बन रही है तो दोनों के बीच में आपस में रिलेशन कैसे होने चाहिए. तीसरा था व्हाट शुड बी द पावर ऑफ अ जुडिशरी. अगर एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है जुडिशरी, उसकी कौन सी पावर होनी चाहिए. नेक्स्ट, शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स और नॉट. और ये था कि जो इंसान की प्रॉपर्टी राइट्स हैं क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करे, यानी क्या वो एक फंडामेंटल राइट्स बनाए जाए या नहीं. Almost every issue that lies at the foundation of the modern states was discussed with great sophistications. ये जितने भी इश्यूज थे जो मॉडर्न स्टेट्स के बारे में, इन सबको बहुत ज़्यादा ध्यान से सेंसफुली डिस्कस्ड किए गए. यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो ऐसे नहीं कि लोगों ने बोल दिया और बन गया. वहाँ पर जितने सारे मेंबर्स थे उन सब के थॉट्स को कलेक्ट किया गया और हर एक टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ और उसके बाद उनको अडॉप्शंस किया गया. ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज. देखिए
मल्टीपल प्रोविजंस आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन सब में एक ऐसा है जो बिना किसी डिबेट के पास किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच is only a provision that is being passed विदाउट एनी डिबेट्स। तो आंसर है यूनिवर्सल सफरेज, यानी 18 साल की एज के लोगों को वोटिंग का अधिकार और एक समान वोटिंग का अधिकार वाला जो वो था प्रोविजंस था, उसको बिना किसी डिस्कशन के पास किया गया। मीनिंग दैट ऑल सिटीजन रीचिंग टू द सेंटर एज वुड बी इंटाइटल्ड टू द वोटर इररिस्पेक्टिवली ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। यानी जो कोई भी 18 साल का हो गया है और वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो रिच हो या वो पुअर हो, दे ऑल हैव अ सेम राइट्स फॉर द वोटिंग। दिस इज सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, दिस वाज बीइंग अडॉप्टेड एज अ प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी डिबेट्स। ठीक है, यानी इसके लिए कोई भी डिबेट नहीं है, बाकी सबके लिए डेलिब्रेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, सो वाइल द मेंबर फेल्ट नो नीड एट ऑल टू डिस्कस ऑन द इशू हु शुड हैव द राइट टू वोट, एवरीवन अदर मैटर्स वाज सीरियसली डिस्कस एंड डिबेटेड। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये एक मेन मैटर था तो किसी ने भी इस पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके अलावा जितने भी मैटर थे उन सबको सीरियसली डिस्कस किया गया, डिस्कस्ड के बाद उन पे डिबेट्स किया गया, और देन आफ्टर दे हैव टेकन अ फाइनल डिसीजन दैट व्हाट शुड बी डन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। नथिंग कैन बी बेटर testament to the democratic commitment of this assembly। ठीक है, the constitution draw its authority from the fact that the member of the constituent assembly engaged in what one might call a public reasons। ठीक है, the member of assembly placed a great emphasis on डिस्कशन एंड रीजंस आर्ग्यूड। ठीक है, जितने भी मेंबर्स थे, जो भी डिस्कशन हुआ उस सब पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किया और प्रॉपर रीजन भी दिए कि वो ही इस चीज को क्यों मना करना चाह रहे हैं। जैसे डिबेट और डिस्कशन का जनरली ये रीजन होता है कि व्हेन यू आर अगेंस्ट, तो व्हाई यू आर अगेंस्ट, यू हैव टू शो द रीजंस फॉर दैट। they didn't simply advance their own interest but they gave the principal reasons to the other members of their पोजीशंस। ठीक है, अब ऐसा नहीं हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन्होंने अपने पर्पस के लिए कोई भी बदलाव किए गए। तो उन्होंने जितने भी रीजंस बताए वो सब जेन्युइन थे और प्रिंसिपल थे, अगर किसी चीज को अडॉप्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज इट वाज बीइंग फाइनलाइज्ड बाय द डिबेट ओनली, तो इट्स कैन नॉट बी डन। The very act given reasons to the other makes you move away from the simple to narrow consideration of the own interest, because you have give reasons to others to make them go along with your viewpoint। The very act of giving reasons to other makes you। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि when we are talking about the acts and the reason which has been given and which was being made by the constituent assembly members, तो इट्स जस्ट क्रिएट्स अ वेरी लेस इंटरेस्ट ओवर दैट। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग थे उनके इंटरेस्ट लिमिटेड थे, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स अब थे, इंटरेस्ट के अब प्रिंसिपल्स थे। यानी कोई भी अपने इंटरेस्ट के बेस पर डिसीजन नहीं लिया गया था, प्रिंसिपल के बेस पर डिसीजन लिया गया था। द वॉल्यूमिनस डिबेट्स इन द constituent assembly where each clause of the constitution was subjected to the scrutiny and debates is a tribute to the public reason at its best। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हर एक चीज को एक एक क्लॉज में बनाया गया और उसको एक स्पेशल स्कूटनी सब्जेक्ट बनाया गया, स्कूटनी की गई हर एक चीज की और उस पर डिबेट किया गया। इसने क्या किया, पब्लिक रीजन और पब्लिक का ट्रस्ट में एक क्या किया गया, एक ट्रिब्यूट्स दिया। These debates deserved and memorized as one of the most significant chapter in the history of the constitution making, equal important in the French and American Revolutionary। जितने भी, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी डिबेट्स हुए थे उन सबको डिजर्व्ड टू बी मेमोराइज्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन। जितने भी डिबेट्स हुए उन सारे डिबेट्स को प्रिजर्व करके स्टोर करके रखा गया और सबको मेमोराइज्ड भी किया गया, और इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल इंपॉर्टेंट है एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर्स क्या था, कैसे हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लॉन्च हुआ था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो फर्स्ट प्रोसीजर, द इंपॉर्टेंट ऑफ द पब्लिक रीजन वाज एम्फोसिस इन द mundane procedures of the assembly as well। The constituent assembly has 8 major community। देखिए
क्या प्रोसीजर था हम लोग बेसिक यहाँ से डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी कमेटी थी, 8 कमेटी थी। यानी जो टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, उनको अलग अलग कमेटी बनाई गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, और उन सारी कम्युनिटीज़ को अलग अलग काम दिया गया था कि आपको लिखने का काम करना है, आपको रिकॉर्डिंग करना है, आपको डिबेट्स करनी है, आपको फाइनलाइजेशन करना है। तो वो टोटल नंबर ऑफ द कमेटी थी वो 8 थी, ध्यान रखिएगा। यूजली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड बी आर अम्बेडकर चेयर्ड दीज कमेटी। ये जो थे वो हेड ऑफ द कमिटीज थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और बी आर अम्बेडकर। ये जो थे आपके 4 अलग अलग कमिटीज, 8 कमिटीज को डील करने वाले 4 चेयरमैन थे। These were not the men who agrees with each and others or many things, ठीक है। यानी ये वो नहीं थे जो हर एक चीज को देखेंगे, एक एक चीज को एनालाइज करने का काम था। अंबेडकर हैज बीन द बिटर्स ऑन क्रिटिक्स ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी, accusing them of not doing enough for the unlifted schedule caste। अब देखो अंबेडकर जो थे वो उस चीज के लिए अगेंस्ट थे, किस चीज के लिए, कि वो अनलिफ्टेड शेड्यूल कास्ट यानी जो डाउन शेड्यूल कास्ट है उनके लिए कुछ गांधी और कांग्रेस नहीं कर रहे हैं ज़्यादा या इनफ नहीं कर रहे, तो उसके अगेंस्ट अंबेडकर थे। पटेल और नेहरू क्या थे, डिसएग्रीज ऑन मैनी इश्यूज। मतलब ये जो 4 चेयरमैन थे इनका ये काम था कि जितना भी काम हुआ था उनको और ज़्यादा एनालाइज करें और उसके बाद वो फाइनलाइज करके करेक्ट चीज को मेंशन कराएं कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। नेदरलैंड्स दे ऑल वर्क टुगेदर, ईच कमिटी यूजली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस। ये सब एक दूसरे के साथ नहीं काम करते थे, हर एक कमिटी का क्या काम था, एक अपनी अपने पर्टिकुलर प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस के ड्राफ्ट करते थे, विच वर देन सब्जेक्टेड टू बी डिबेट इन द एंटायर असेंबली। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान के चलो, कोई एक रूल है, एक इस चीज को समझने के लिए आप मान के चलो एजुकेशन मिनिस्टर है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, एक डिफेंस मिनिस्टर है। तो अब एजुकेशन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर की मैटर में टांग तो नहीं अड़ाएगा, वो अपने बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और अपनी चीज़ के लिए बेटर ढूंढेगा। ऐसे डिफेंस मिनिस्टर अपने एरिया में बेटर ढूंढेगा और चेंजेस करेगा, और जो भी तीसरा मिनिस्टर हमने डिस्कस किया था वो अपने में करेगा। लेकिन उन सब के जो इश्यू होंगे वो सब पार्लियामेंट में कलेक्टिवली डिस्कस किए जाएंगे। तो सेम थिंग हैड हैपेंड। ये जो चेयर्ड पीपल थे ये अपनी अपनी कमेटी के लेटर में बेटर मटेरियल लेके आते थे, लेकिन जब कंबाइंड मीटिंग होती थी तो उसमें उनका जो भी सब्जेक्ट होते थे वो पूरे पब्लिकली डिस्कस किए जाते थे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर असेंबली के साथ। यूजली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच अ कंसेंस विद द ब्रीफ ऑफ द प्रोविजन एग्रीज टू बाय ऑल। एक ऐसा अटेम्प्ट किया जाता था कि हर लास्ट मोमेंट तक कॉन्सेस वे में आपका प्रोविजन जो है वो मैक्सिमम लोग जो हैं उसको एग्री कर लें। Wouldn't be detrimentals to all the particular religions. Some provisions were subject to the vote, but each instance, every single arguments, query or concerns was responded to with great cares। देखिए हर एक पे उतना डिटेल डिस्कस नहीं होती थी, कुछ वोटिंग से रिलेटेड होते थे तो वो इजीली रिजॉल्व हो जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक क्वेरी और हर एक कंसेंट को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाता था और उसको लिखा जाता था। द असेंबली मेट 160 डेज, ये ध्यान से रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 160 डेज असेंबली की मुलाकात या मीटिंग हुई, स्प्रेड ओवर 2 years, 11 मंथ और 18 डेज, ठीक है। इट्स सेशन वाज ओपनड टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। सेशन जो होता था वो प्रेस और पब्लिक के लिए अलाइक होता था कि पब्लिक और प्रेस आसानी से देख सकती थी कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका सेशन जो था वो पब्लिकली अलाइड होता था, प्रॉपरली पब्लिक उसको वॉच कर सकती थी कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डिस्कस एंड व्हाट दे एग्जैक्टली दे वांट टू सी। तो इस सब से क्या था, ट्रांसपेरेंटी मेंटेन की गई थी ताकि आगे की प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। अ वेरी लिमिटेड थिंग्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।